गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक वाक्य है जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें मैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करने जा रही हूँ। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार, ये तीनों टॉपिक को मैं इसमें कवर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा को लिखेंगे। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूर्ण आशय प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। जैसे ऐसा सार्थक शब्द समूह मीन्स शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो व्यवस्थित हो, अरेंज्ड हो और पूर्ण आशय प्रकट करे मीन्स मीनिंगफुल हो, उसका मीनिंग निकल कर आए, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य यहाँ पे लिया, सुमन पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो ये हमारा एक वाक्य हो गया। ये क्या है, अरेंज्ड वाक्य हो गया, मीन्स व्यवस्थित है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, पुस्तक सुमन है पढ़ती, तो ये हमारा अव्यवस्थित है, इसका मीनिंग नहीं निकल कर आएगा। तो जब वो शब्द समूह, शब्दों का समूह जब व्यवस्थित हो और उसका मीनिंग निकल कर आए तो ही वो हमारा वाक्य होते हैं। अब आइए देखते हैं कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। तो वाक्य के अंग दो होते हैं, वाक्य के अंग। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा विधेय, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने एक वाक्य यहाँ पे लिख रखा है, सुमन पुस्तक पढ़ती है। तो उद्देश्य हमारा वैसे वाक्य होते हैं या उद्देश्य वैसे शब्द होते हैं जिनके बारे में वाक्य में बताया जा रहा है। तो जैसे मैंने एक वाक्य यहाँ पे लिख रखा है, इसमें किसके बारे में वाक्य में बताया जा रहा है, सुमन के बारे में। तो सुमन हमारी क्या हो गई, ये हमारी सब्जेक्ट भी हो गई सुमन और उद्देश्य हो गई। ठीक है, उद्देश्य और सब्जेक्ट हो गई। अब विधेय, विधेय वैसे शब्द होते हैं या ऐसे शब्दों के समूह होते हैं जो उद्देश्य के विषय में बताते हैं। तो उद्देश्य के विषय में मीन्स सुमन के विषय में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सुमन पुस्तक पढ़ती है। तो ये हमारा क्या हो गया, पुस्तक पढ़ती है, ये हमारा विधेय हो गया और प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो आई होप वाक्य के अंग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तीसरे टॉपिक की ओर मैं चलती हूँ, वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या है, वाक्य का प्रकार है। तो हम तीसरे की तरफ अब चलते हैं, वाक्य के प्रकार। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला हमारा है अर्थ के आधार पर, और दूसरा हमारा है रचना के आधार पर। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार हो गए।
पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार को जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो पहला हमारा है, इसके लिए मैं कुछ वाक्य यहाँ पे पहले लिखूंगी। पहला हमारा वाक्य है, सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है, ठीक है। दूसरा मैं एक और ऐसा लिखूंगी कि सूरज पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और सेकंड में सूरज पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों को देखकर हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें कार्य के किए जाने या होने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिसमें कार्य के किए जाने या होने का बोध होता है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है, वाक्य कहते हैं। अब दूसरा हमारा प्रकार ले लीजिए। सूरज नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, ठीक है। उसी तरह दूसरा लेती हूं मैं, तुम कल स्कूल मत आना, ठीक है। तो ये हमारा नहीं और मत, इन दोनों को लगता है देख के कि सूरज नहीं पढ़ता है, तुम कल स्कूल मत आना। इन दोनों को ऐसा देख के लगता है वाक्य में कि कार्य के नहीं होने और नहीं किए जाने का बोध हो रहा है। तो वैसे वाक्य जिनमें कार्य के नहीं किए जाने और नहीं होने का बोध होता है वो हमारा निषेधवाचक वाक्य होता है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। क्या सूरज पढ़ता है? ये हमारा कैसा वाक्य दिख रहा है? एक तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और दूसरा यहाँ पर क्या वर्ड जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को देखकर हमको ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है। तो ये करेक्ट है। ये तीसरा हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब आइए चौथे प्रकार की तरफ चलते हैं। चौथा प्रकार है, जैसा कि मैं लिखती हूं, तुम कल तक अवश्य आ जाना, ठीक है। एक दूसरा लिखती हूं, तुम बाहर चले जाओ, ठीक है। तुम कल तक अवश्य आ जाना। तो हम इसको देख के हमें क्या लग रहा है? हम किसी से अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज कल तक तुम अवश्य आ जाना, ठीक है। उसी तरह दूसरा वाक्य, तुम बाहर चले जाओ। तो इसको देख के क्या लग रहा है कि हम किसी को आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि तुम घर से बाहर चले जाओ या स्कूल के बाहर चले जाओ, क्लास के बाहर चले जाओ। तो हम आदेश दे रहे हैं। तो ये हमारा चौथा वाक्य हो गया आज्ञावाचक वाक्य,
इस आज्ञावाचक वाक्य में हम क्या क्या देखते हैं? इसमें हम आज्ञा देखते हैं, आदेश, अनुरोध और अनुमति। इन 4 चीजों को देखते हैं। मीन्स अगर इसमें आज्ञा, आदेश, अनुरोध और अनुमति जैसे शब्दों वाक्यों का बोध हो रहा है तो वो हमारे आज्ञावाचक वाक्य हो गए। अब आइए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रकार है यदि वर्षा होगी तो हरियाली होगी। एक दूसरा वाक्य और लिखती हूं मैं। यदि सूरज यह पुस्तक पढ़ता तो वह पास हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि वर्षा होगी तो हरियाली होगी। मीन्स यहाँ पे अगर एक क्रिया पहले वर्षा होगी तब दूसरी क्रिया हरियाली होगी। मीन्स और उसी तरह दूसरा, यदि सूरज यह पुस्तक पढ़ता तो पहले एक पुस्तक कोई जो है वो सूरज पढ़ेगा तो वह पास हो जाता। तो यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। मीन्स हरियाली तब होगी जब वर्षा होगी, सूरज तब पास होगा जब वह यह पुस्तक पढ़ेगा। तो ऐसे वाक्यों में जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है उन वाक्यों को हम संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हमारे प्रकार की ओर चलते हैं। शायद मैं पास हो जाऊं। ठीक है, उसी तरह दूसरा, शायद आज वर्षा हो। ठीक है, तो इन दोनों को क्या देख के लग रहा है कि इसमें संदेह हो रहा है कि शायद मैं पास हो जाऊं। मीन्स हो भी सकता हूं और नहीं भी। शायद आज वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी। तो ऐसे वाक्य जिनमें हमें संदेह होता है उन्हें हम संदेह वाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रकार है आप दीर्घायु हो। दूसरा, आपकी यात्रा शुभ हो। ठीक है, एक तीसरा मैं आप लिखती हूं, भगवान करे सब कुशल
लौटे। ठीक है, ये हमारा 3 वाक्य हो गया। तो आप दीर्घायु हो, ये हम क्या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद। ये हम आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी तरह आपकी यात्रा शुभ हो, ये हम क्या कर रहे हैं? शुभकामना। ठीक है, भगवान करे सब कुशल लौटे, ये आशा करते हैं, होप करते हैं। तो इन तीनों को देखकर आपको लग रहा है कि आशीर्वाद है, शुभकामना है, आशा है। ऐसे वाक्यों में मीन्स जिन वाक्यों में आशा, इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामना जैसे संकेत मिलते हैं, उन्हें हम हमारा नेक्स्ट प्रकार इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, अब इन इच्छावाचक वाक्य में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है। क्या क्या बताया है मैंने? आशा, इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद। ठीक है, जब ऐसे हमको वाक्यों में ये चीजें देखने को मिलती हैं कि मीन्स आशा किसी की, इच्छा, शुभकामना और आशीर्वाद जैसे वाक्य देखने को मिलते हैं, तो वो हमारा 7वां प्रकार इच्छावाचक वाक्य होता है। अब आइए 8वें प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इजी है, आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, अरे सूरज पुस्तक पढ़ता है। उसी तरह दूसरा, छी कितनी गंदगी है। ठीक है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। दृश्य है। ठीक है, तो इन तीनों वाक्यों को देखकर आपको अच्छे से पहचान में आ जाएगा कि वो कैसे वाक्य होते हैं। जैसे अरे सूरज पुस्तक पढ़ता है, छी कितनी गंदगी है। कितनी गंदगी है। उसी तरह आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो ये जब तीनों ये जो चिन्ह दिख रहे हैं, ये किसके चिन्ह होते हैं? ये हमारे विस्मय वाचक वाक्य के चिन्ह होते हैं। ठीक है, एक तो ऐसे हम फाइंड करेंगे, और दूसरा जब हमें हर्ष, विस्मय, घृणा, शोक ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं जिसमें हमें हर्ष होता है, विस्मय होता है, घृणा होती है, शोक होते हैं, तो हम वो हमारे विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि अरे सूरज पुस्तक पढ़ता है, इसमें हमें हर्ष हो रहा है, घृणा हो रही है, शोक हो रहा है? नहीं, इसमें हमें क्या हो रहा है? विस्मय हो रहा है कि मीन्स कैसे सूरज पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद छी कितनी गंदगी है, इससे हमें क्या हो रहा है? घृणा हो रही है। आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें हमें क्या हो रहा है? हर्ष हो रहा है। तो जब ऐसे हमें देखने को मिलता है कि हर्ष, विस्मय, घृणा और शोक ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं, तो वो हमारा विस्मय वाचक वाक्य होता है। तो ये हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य हो जाता है।
अब हमारा दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। हाँ, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्यों के कुछ प्रकार को उदाहरण लिखे हैं, उनके आधार पर हम रचना के आधार पर वाक्यों को प्रकार को देखेंगे। जैसे मैंने पहला उदाहरण क्या लिख रखा है, वह स्कूल जाते ही पढ़ने लगा। दूसरा क्या है, गांव जाने पर वह बीमार हो गया। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। तो हमारा पहला प्रकार क्या हो गया, सरल वाक्य। मीन्स सरल वाक्य में ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो हमारे सरल वाक्य होते हैं। दूसरा देखिए प्रकार, जैसे कि मैं यहाँ पे तीसरा चौथा एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, मीरा पढ़ती है और मोहन सोता है। वह धनी है पर उसमें अभिमान नहीं है। तो ऐसे वाक्य जिनमें वाक्यांश मीन्स एक वाक्य और दूसरा वाक्य, ये दोनों वाक्य अलग अलग होते हुए भी किसी एक योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें हमारा योजक कौन है, और वह धनी है, इसमें योजक कौन है, पर। तो ऐसे वाक्य जो दो स्वतंत्र वाक्य होते हुए भी किसी योजक के द्वारा जुड़े होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे पांचवा, जैसे ही पिताजी घर आए वर्षा रुक गई। छठा, जब वेतन मिलेगा कर्जा चुका दूंगा। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और उसके कई आश्रित, एक या एक से ज्यादा आश्रित वाक्य होते हैं, तो उन वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, तीसरा हमारा प्रकार मिश्रित वाक्य बोलते हैं। मिश्रित वाक्य बोलते हैं। मीन्स इसमें एक हमारा मेन वाक्य हो गया। मेन वाक्य क्या हो गया कि वर्षा रुक गई, कर्जा चुका दूंगा, ये हमारा एक मेन वाक्य हो गया। और इसमें एक ही इसमें आश्रित वाक्य है कि जैसे ही पिताजी घर और आए, जैसे ही पिताजी घर आए और जब वेतन मिलेगा, ये हमारा है आश्रित वाक्य है। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक मुख्य वाक्य होता है और उसमें एक या एक से ज्यादा आश्रित वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। तो हमारा तीन प्रकार कौन कौन सा हो गया रचना के आधार पे, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। ये तीन प्रकार हो गए। एक और इसमें संश्लेषण पूछना है कि वाक्यों का संश्लेषण क्या होता है। जैसे पहले लिखती हूं मैं यहाँ पे, आप भी लिख लीजिए, वाक्य संश्लेषण। ये हमारा हो गया। इसमें मैं उदाहरण पहले लिख लेती हूं, मेरा मित्र मोहन है, दूसरा मोहन डॉक्टर है, तीसरा मोहन विनम्र और उदार है। तो ये हमारे तीन वाक्य हो गए। जैसा कि मेरा मित्र मोहन है, मोहन डॉक्टर है और मोहन विनम्र और उदार है। तो ये तीनों अलग अलग वाक्य हो गए। अब मैंने यहाँ पे लिखा है वाक्य संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण का अर्थ होता है कि वाक्यों को मिलाना।
जैसे मैंने यहाँ पर 3 वाक्य लिख रखे हैं, इनको हम मिलाकर कैसे एक वाक्य बनाते हैं, यही हमारा वाक्य संश्लेषण कहलाता है। सो संश्लिष्ट वाक्य है क्या होगा? संश्लिष्ट वाक्य होगा कि मोहन, मेरा मित्र मोहन, मेरा मित्र मोहन मेरा मित्र डॉक्टर मोहन विनम्र और उदार है। ठीक है, ये हमारा वाक्य एक आपस में मिलकर बन गया। अब इसमें तीनों मेरे वाक्य आ गए हैं, जैसे कि मेरा मित्र मोहन है, तो मेरा मित्र मोहन है, मोहन डॉक्टर है, मोहन जो है वो डॉक्टर है, वो विनम्र और उदार है, तो मेरा मित्र डॉक्टर मोहन विनम्र और उदार है। तो ये हमारा संश्लिष्ट वाक्य हो गया। ये कभी कभी परीक्षा में ऐसे आता है कि वाक्यों को आपस में मिला के संश्लिष्ट वाक्य बनाइए, या वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं, तो ये अक्सर